सो वेलकम टू चैप्टर नंबर 5 ऑफ माय लेक्चर सीरीज ऑन जूरिस्प्रूडेंस। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। बट उसके पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर 4 के जो दो पार्ट्स हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। रेफरेंस के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे? पहला तो ऑब्वियसली यही आएगा कि व्हाट इज़ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फिर हम पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू, सवीनी, पुक्टा और सर हेनरी मेन के बारे में। इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इनकी क्या थ्योरीज थी, इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहले आपको याद हो अगर हमने नेचुरल लॉ पढ़ा था, जो कि कहता है कि एक इनहेरेंट यूनिवर्सल मोरालिटी होती है, हम सब के अंदर एक मॉरल कंपस होता है, इनबिल्ट होता है, और उसी से हमारे लॉज गवर्न होते हैं। लेकिन फिलोसफिकल स्कूल ने बोला नहीं, लॉ का कुछ ऐसा सीन है कि उसका ना एक पर्पस होना चाहिए, जैसे कि जस्टिस अचीव करना, जो हमारी सोसाइटी के गोल्स हैं उन्हें अचीव करना, ये पर्पस होना चाहिए लॉ का। फिर एनालिटिकल स्कूल वाले आए, उन्होंने बोला कि जो भी कमांड है जो एक सॉवरन ने दिया है और उसने उस पर सैंक्शंस की बैकिंग लगाई हुई है, तो वो बन जाता है आपका लॉ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल लॉ के बारे में, जो कि कहता है कि जो मैं और आप, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं ना हमारे आसपास, तो हमारी जो कलेक्टिव स्पिरिट है, जो हमारे कलेक्टिव हमारे जो कस्टम्स हैं, वो इवेंचुअली धीरे धीरे लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसमें इवॉल्व होते हैं। ऐसा मानना है हिस्टोरिकल लॉ स्कूल वालों का। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जो एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल है वो पूरी ही तरह से फ़र्क है, पूरी तरह से डिफरेंट है। कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि दोनों ही पॉजिटिव लॉ पे फोकस करते हैं। पॉजिटिव लॉ मतलब कि जो मैन मेड लॉज होते हैं ना, जो गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है, वो होते हैं पॉजिटिव लॉज। दोनों ही जो नेचुरल लॉ का जो डिवाइन एस्पेक्ट है ना, कि एक गॉड बनाता है लॉज को, गॉड से आते हैं, डिवाइन होते हैं लॉज, नहीं, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता। ये दोनों ही साइंटिफिक या जो आपका एम्पेरिकल अप्रोच है, जो ए पोस्टीरियर आई अप्रोच था, जैसा कि आपको याद हो कि आप एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस से सीख करके अगर कोई काम कर रहे हो, तो वो होता है साइंटिफिक अप्रोच। तो दोनों का ही सेम अप्रोच था इस मामले में। और जो यूनिवर्सल मोरालिटी, जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि हमारे अंदर एक इंटरनल कंपस होता है मोरालिटी का, वो हमें हमारे लॉस को गवर्न करने में मदद करता है, इस चीज़ से ये दोनों ही मना करते थे, साफ इनकार करते थे। लेकिन अब इनके कुछ डिफरेंसेस भी थे, जैसे कि एनालिटिकल स्कूल वाले कहते थे लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरन। जो हमने पढ़ा था ना कि अगर एक सॉवरन ने एक लॉ बना दिया है, एक कमांड दे दिया है, और उस पर उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि अगर आपने नहीं माना तो मैं आप पे सैंक्शंस लगाऊंगा, तो वो हो जाता है लॉ। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं कि लॉ कोई बनाता नहीं है, ये कोई सॉवरन वगैरह बना रहे हैं ना, वैसे नहीं बनता। लॉ इज़ फाउंड, लॉ मिलता है। जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनसे धीमे धीमे हमें लॉ खोज करके मिल जाता है। एनालिटिकल स्कूल वाले कहते थे कि लेजिस्लेशन इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ लॉ। जो आपके सॉवरन ने या फिर आपके किसी भी जो भी कमिटी ने मिल करके आपके कुछ लॉज बनाए हैं, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लॉ है। उसके ऊपर आपकी मोरालिटी वगैरह कुछ भी नहीं आता, सबसे ऊपर वही है, फॉलो करिए उसे। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते थे कि जो आपके कस्टम्स हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स हैं और सुपीरियर हैं, सबसे ऊपर है। और आपका सोर्स ऑफ लॉ है वोक जीस्ट। वोक जीस्ट मतलब होता है, वोक मतलब होता है पीपल, और जीस्ट मतलब होता है स्पिरिट। तो स्पिरिट ऑफ द पीपल, तो मैं, आप, जो हमारे जैसे, जो हमारे कलेक्टिव स्पिरिट है ना हम जैसे लोगों का, उससे मिल करके हमें लॉ मिलता है, वी फाइंड लॉ थ्रू दैट। ऐसा मानना है हिस्टोरिकल स्कूल वालों का। अब एनालिटिकल वाले कहते थे कि भाई हम तो लेक्स लाटा पे फोकस करेंगे, जिसका मतलब होता है लॉ एज इट इज। जो आपके सॉवरन ने लिख दिया है आप उसको मानिए, वही आपका सबसे ऊपर सुप्रीम फॉर्म ऑफ लॉ है, उसके साथ कुछ भी आप छेड़खानी मत करिए। और ये कहते थे कि लॉ और मोरालिटी बहुत ही ज़्यादा एकदम आपको सेपरेट रखनी है, थोड़ा सा भी आप उसको इंटरसेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बट हिस्टोरिकल स्कूल वालों का कहना था कि हम रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच मानेंगे, मतलब कि आपने अपने पास्ट में देखा, अपने पास्ट की चीज़ों से सीखा समझा, और उसके बेसिस पे आप नए लॉज लेकर के आ रहे हो, तो उसे कहते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस इनमें। तो अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। जो आपके जॉन सैलमन थे, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी, इनका मानना था कि जो आपका हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इट डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मतलब कि क्या चीज़, जो उसका कंसेप्शन है ना, जो इसके प्रिंसिपल्स का कंसेप्शन है, चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे उनका लाइक इवेंचुअली डेवलपमेंट हुआ, इन सब चीज़ों को हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डिस्कस करता है। इनका मानना था कि जो लॉ है वो महज एक लैंग्वेज है, मतलब बातों को कन्वे करने का बस एक ज़रिया है, एक तरीका है, और वो टाइम के साथ डेवलप होता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हम टाइम टू टाइम उसे अमेंड करते हैं, तो उसके इंटरप्रिटेशंस हमारे चेंज होते हैं, ग्रो करता है वो टाइम के साथ में। तो उनका मानना था लॉ इज़ जस्ट लाइक दैट, वो बस एक लैंग्वेज है जो कि टाइम के साथ बढ़ती है। अब बहुत सारे प्रोपोनेंट्स थे आपके हिस्टोरिकल स्कूल के, बिल्कुल पिछले वाले स्कूल्स की तरह। लेकिन हम खास ध्यान रखेंगे, हम पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू के बारे में, सवीनी के बारे में, पुख्ता के बारे में, और सर हेनरी मेन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोंटेस्क्यू के बारे में। मोंटेस्क्यू का क्या सीन था कि ये फर्स्ट ज्यूरिस्ट थे जो हिस्टोरिकल मेथड को फॉलो करते हैं। इनका क्या कहना था कि लॉज कैसे बनते हैं? लॉज बनते हैं क्लाइमेट, लोकल सिचुएशंस, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर की वजह से। अब इसमें क्लाइमेट का क्या मतलब हो गया? क्लाइमेट जैसे कि जो आपके साउथ एशियन रीजन्स हैं, ठीक है, मोंटेस्क्यू कहते थे कि इन सब जगहों पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है वहाँ के लोग हो जाते हैं थोड़े से पैसिव, वहाँ के लोग हो जाते हैं थोड़ा सा लेज़ी, तो इसलिए उन्हें ऑपरेस करना हो जाता है बहुत ही आसान। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपके नॉर्डिक रीजन्स हैं, जैसे कि आपका नीदरलैंड्स हो गया, आपका स्वीडन हो गया, इन सब जगहों पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, गर्मी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए यहाँ के लोग बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको ऑपरेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली लोकल सिचुएशंस की अगर बात करें, तो सपोज एक बहुत ही बड़ा सा प्लेन एरिया है, ठीक है, आप यहाँ के राजा हो, तो यहाँ पे अपने लॉज इंप्लीमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आपको स्विफ्टली अपने सारे लॉज पहुँचाने होंगे, तो यानी कि बहुत ही तेज़ी से आपको इंप्लीमेंट करना होगा, बहुत ही स्विफ्टली आपको अपने लॉज बनाने होंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक आइलैंड नेशन हो जो कि हर तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है और आप यहाँ के राजा हो, तो आपको इन्वेजन का ज़्यादा डर है नहीं, तो यहाँ के लॉज थोड़े मॉडरेट होते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा। एक जगह पे बहुत ही हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट और स्विफ्ट रूल्स बनते हैं, एक तरफ मॉडरेट रूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी लोकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फिर बाय एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि कई बार ना इतिहास भी गवाह है इस चीज़ का कि लॉज कैसे बनते हैं। लॉज बन जाते हैं बाय एक्सीडेंट। जैसे कि रोम में जो रोमन लॉ है ना, रोमन लॉ के रिवाइवल के पीछे एक एक्सीडेंट था। उनका एक जस्टिनियन डाइजेस्ट नाम से एक मैनूस्क्रिप्ट थी, वो अचानक से रिसर्फेस कर जाती है एक्सीडेंटली। तो उसके रिसर्फेस करते ही जो आपका रोमन लॉ है वो रिवाइव हो जाता है बाय एक्सीडेंट। और इम्पोस्चर, इम्पोस्चर का मतलब होता है बाय डिसीट, मतलब आप कुछ छल कपट करके अगर लोगों को अपनी बातें मनवा रहे हो, तो वो हो जाता है इम्पोस्चर। जैसे कि रोम का एक राजा था, उसका नाम था नूमा। तो नूमा का क्या सीन था कि उसने इतनी बात तो रियलाइज़ कर ली कि मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, यहाँ के लोग ऐसे तो मेरी बात मानेंगे नहीं। तो उसने ये एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी कि वो रात के टाइम पे एक अप्सरा से मिलने जाता है, मतलब एक डिवाइन अप्सरा से मिलने जाता है, और वो उसको बताती है कि गॉड का पैगाम क्या है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपनी जनता तक पहुँचाओ। मतलब ये पूरा उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा था, मतलब ऐसी एक्टिंग करता था वो। तो लोगों को भी ऐसा लगने लग गया कि भाई इसके पास तो डिवाइन इंस्पिरेशन है, तो कुछ बहुत ही सही बात ही बोल रहा होगा, तो लोग नूमा की बातें मानने लग गए, तो उसकी ये जो एक्टिंग थी वो सफल रही बेसिकली। तो ये होता है इम्पोस्चर। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोसाइटी और लॉ को रिलेट किया। इन्होंने सजेस्ट किया कि लॉ शुड आंसर द नीड्स ऑफ द टाइम एंड प्लेस एंड शुड बी डिटर्मिन्ड बाय द कंट्रीज नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी आसान लग रही है, लेकिन अपने टाइम पे ये काफ़ी नई सी थिंकिंग थी, एकदम एक नई दिशा दी थी इन्होंने इस थिंकिंग को। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इनकी, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये भी हमें मोंटेस्क्यू ने ही दिया था। क्या है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, मैटर ऑफ फैक्ट दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ पे जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से अलग है, लेजिस्लेचर जुडिशरी से अलग है, एंड ऐसे ही मतलब इनकी सेपरेट है पावर्स। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें मोंटेस्क्यू से ही मिलता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इनका बहुत ही फेमस वर्क है डेल एस्पिरिट द लॉय, जिसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनका लैंडमार्क वर्क है, अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करने वाले पहले आदमी तो आपके मोंटेस्क्यू ही थे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कौन है, तो आपको नाम लेना है फ्रेडरिक कार्ल वॉन सवीनी का। इन्होंने हमें दी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है वोक जीस्ट थ्योरी, जिसमें वोक का मतलब होता है पीपल और जीस्ट का मतलब होता है स्पिरिट। तो जो लोगों की स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ द पीपल, जनरल विल ऑफ द पीपल, हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, आप उसको वोक चीज कह सकते हो। सवीनी का कहना था कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ द जनरल कॉन्शियसनेस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। तो जो मेरी और आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और जो हमारी स्पिरिट है, जैसे मान लो नेशनलिज्म, कि हमें इंडिया को और हमारी सोसाइटी को ऊपर तक लेकर के जाना है, सारी सोशल ईवल से रिड करना है, तो ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो मैनिफेस्टेशन आगे चल करके वो होता है, मटीरियलाइज होता है, तो वो लॉ का फॉर्म लेता है। क्योंकि आप देखो कि जितने भी लॉज बनते हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो बनते हैं, जो हमारी कलेक्टिव स्पिरिट के लिए बनते हैं, कि सोशल ईवल्स को हटाने तो फिर उसके लिए कुछ लॉज आ गए, देश की तरक्की के लिए आप लाते ही हो, बिल्स वगैरह पास करते ही हो, राइट। तो ये कहना था फ्रेडरिक कार्ल वॉन सवीनी का। ये कहते थे कि अगर आपको किसी भी लॉ का ओरिजिन पता करना है ना, तो फिर आप उसको वोक जिस्ट में पा सकते हो। कोई भी लॉ अगर बना है तो फिर वो लोगों की जनरल विल को फुलफिल करने के लिए ही बना होगा। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ पीपल। उसको स्ट्रेंथ भी तब मिलती है जब पीपल स्ट्रेंथन होते हैं, एंड इट डाइज अवे एज द नेशन लूजेज इट्स नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यहाँ पे खोने का मतलब है कि लोगों की जो जनरल विल है ना वो अलग होती जा रही है, वो टूट रही है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो लॉ है वो भी साथ ही साथ निपट जाता है।
इन्होंने नेशनलिज्म टर्म का इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि जर्मनी में एक यूनिफॉर्म जर्मन कोड लाना चाहते थे, अपनी कंट्री को यूनाइट करना चाहते थे और चाहते थे कि लॉज में यूनिफॉर्मिटी रहे, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म लॉज बने रहे। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं इनके क्रिटिसिज्म की तरफ। तो सवीनी का पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि ये रिफॉर्म्स को लेकर के बड़े पेसिमिस्टिक थे। इनका कहना था आप कस्टम्स को प्रायोरिटाइज करो, उन्हीं के बेसिस पे अपने लॉज वॉज फॉर्म करो, ये लेजिस्लेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अगला पॉइंट जो है इसमें अपने ही पॉइंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे सवीनी ने एंशियंट रोमन लॉज को, जो मतलब रोमन लेजिस्लेशन से बने हुए थे, उनको उन्होंने प्रायोरिटी में ज़्यादा ऊपर रखा बजाय ओल्ड जर्मैनिक कस्टम्स और लॉज के। तो मतलब जो आपकी कंट्री के लॉज हैं, आपकी कंट्री के कस्टम्स हैं, आप उन्हें दरकिनार कर रहे हो, और जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, जिन जो आपकी कंट्री के जनरल विल का पार्ट थे भी नहीं, आप उनके लॉस को प्रायोरिटी में ज़्यादा ऊपर रख रहे हो। तो आपने अपनी ही बात को क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। फिर उसके बाद वोक जिस थ्योरी एट द एंड ऑफ द डे क्या है, एक थ्योरी। तो हर थ्योरी के एक्सेप्शंस तो रहते ही रहते हैं, बट इन्होंने उन्हें एक्नॉलेज करने से इनकार कर दिया। जैसे कि एलन कहते थे कि कई बार ऐसा होता है कि जो लॉज होते हैं वो जनरल विल पे नहीं बनते हैं, बट वो बनते हैं सिर्फ पावरफुल लोगों के विल पे। कि अगर कोई पावर में है तो फिर वो पावर में रहना चाहेगा, बरकरार रखना चाहेगा अपनी पावर को, तो वो लॉज उसके बेसिस पे बनाता है, जनरल विल को वो हटा देता है उस टाइम पे साइड में। लेकिन इन्होंने इस बात को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। फिर प्रोफेसर डयास ने भी यही बोला कि जो रूलिंग ओलिगार्की होती है, मतलब द ग्रुप ऑफ पीपल जो रूल कर रहे हैं या फिर लॉज बनाने की पावर है जिनके पास में, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से लॉज बनाते हैं, जनरल विल के लिए नहीं बनाते हैं, कन्वीनियंस ऑफ द रूलिंग ओलिगार्की। लेकिन इस बात को भी एक्नॉलेज करने से इन्होंने इनकार कर दिया। फिर प्रोफेसर स्टोन ने बोला कि आपकी थ्योरी तो ये कहती है कि आपको कस्टम्स को प्रायोरिटी में ऊपर रखना चाहिए, कस्टम्स ही सब कुछ है, लेकिन कई बार लॉज तो कुछ कस्टम्स को ही अबॉलिश करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया में सती सिस्टम एक टाइम पे था, एक कस्टम था, लेकिन फिर उसको अबॉलिश करने के लिए लॉ आया ना। सिमिलरली यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्लेवरी बहुत चलती थी, वो भी एक कस्टम था, लेकिन फिर उसको अबॉलिश करने के लिए लॉज आए। तो यहाँ पे तो आपको लॉ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। अब खैर इनके कई सारे फ्लॉज या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को आप दरकिनार करके इस बात से कभी भी डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि सवीनी 19वीं सदी के ग्रेटेस्ट जूरिस्ट में से एक थे, क्योंकि इनकी ही ये इनका ये जो वर्क था, इनकी जो थ्योरीज थी, इन्हीं सब के बेसिस पे जो हमारी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है उसने जन्म लिया था। तो सवीनी के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक पुख्ता के बारे में। पुख्ता सवीनी के ही शिष्य थे और इनके व्यूज़ भी मोर और लेस सवीनी से ही मैच करते थे। और अगर हम इनके वर्क्स की भी बात करें तो वो सवीनी के वर्क्स का एक इम्प्रूव्ड वर्जन था। तो बेसिकली इन्होंने सवीनी के वर्क्स को समझा और उसको एक ज़्यादा एडवांस प्रॉपर फ्रेमवर्क वाले मेथड के साथ में हमारे सामने इन्होंने पेश कर दिया। अब इनका ये कहना था विल्स दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है जनरल विल, यानी कि एक नेशन की, एक स्टेट की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, और एक होती है इंडिविजुअल विल। मतलब भाई एज अ सिटीज़न मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अलग सी, स्टेट के साथ में, लॉ मेकिंग बॉडीज़ के साथ में, सोसाइटी के साथ में। तो अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो मेरी इंडिविजुअल विल है वो जनरल विल के अंदर आकर के फिट बैठे। कई बार इनके बीच में हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो पुख्ता के अकॉर्डिंग इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट बनता है। स्टेट का काम क्या है कि वो जो इंडिविजुअल विल है इसको डीलिमिट करे और किसी ना किसी तरीके से इसको जनरल विल में फिट करने की कोशिश करे एज मच एज पॉसिबल। अगर ऐसा है तो फिर वो एक बेहतरीन लॉ आपने बना दिया है इसका मतलब। तो फाइनली हम बढ़ते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के आखिरी प्रोपोनेंट की तरफ, जिनका नाम है सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन ने खूब पढ़ाई करी, बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च करी, और ये सब करने के बाद में इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लॉ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला होता है स्टेज 1, जहाँ पे एक रूलर होता है, जैसे लगता है कि उसके पास डिवाइन इंस्पिरेशन है, और इस इंस्पिरेशन के साथ में वो अपनी प्रजा को दे देता है कमांड। अब यहाँ पे डिवाइन इंस्पिरेशन का ये मतलब है कि रूलर ये चाहता है कि जो उसने कमांड दिया है उसकी प्रजा को ये ना लगे कि वो रूलर का कमांड है, उन्हें लगे कि ये सीधा भगवान का पैगाम है। तो उसके बाद आती है स्टेज 2, जहाँ पे जो रूलर का कमांड होता है वो एक कस्टम में क्रिस्टलाइज हो जाता है। फिर आती है स्टेज 3, जहाँ पे इस कस्टम का नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो किसी माइनॉरिटी के हाथ लग जाता है, और ये माइनॉरिटी यूजुअली किसी रिलीजियस नेचर की होती है। और स्टेज 4 में ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोडिफाई हो जाती हैं किसी लेजिस्लेशन की तरह, जैसे कि सोलान्स एटिक कोड्स और 12 टेबल्स इन रोम। ये हैं सर हेनरी मेन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, ये भी देख लीजिएगा एक बारी। लेकिन अब चौथे स्टेज के बाद सर हेनरी मेन के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है स्टैटिक सोसाइटी और दूसरी होती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब एक स्टैटिक सोसाइटी में जो आपके पहले 4 स्टेजेस हैं वो तो रहते ही हैं। मतलब एक रूलर होता है डिवाइन इंस्पिरेशन के साथ में, वो एक कमांड देता है, वो कमांड एक कस्टम बन जाता है, उस कस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स किसी माइनॉरिटी को मिलती हैं, और चीज़ें फिर इवेंचुअली कोडिफाई हो जाती हैं।
लेकिन एक स्टैटिक सोसाइटी में मामला यहाँ पे आकर के रुक जाता है, डेवलपमेंट इसके बाद नहीं होती है। बेसिकली डेवलपमेंट एंड्स आफ्टर द फोर्थ स्टेज। और एक स्टैटिक सोसाइटी में जो लीगल कंडीशंस हैं वो स्टेटस के बेसिस पे बनती हैं फिर उसके बाद में। एक स्टैटिक सोसाइटी में स्टेटस क्या है? स्टेटस है बेसिकली जो भी आपकी फैमिली का ओल्डेस्ट मेल है, बेसिकली पेटर फैमिलियाज जिसको बोलते हैं, उस ओल्डेस्ट मेल का जो स्टेटस है वहीं आपकी पूरी फैमिली का स्टेटस रहेगा और उसी के बेसिस पे लीगल कंडीशंस भी डिफाइन होंगी। तो बेसिकली अगर कोई स्लेव है तो फिर वो स्लेव ही रहेगा, उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी स्लेव की तरह ही ट्रीट करी जाएंगी और उनकी लीगल कंडीशन सेम रहेगी। बट अगर एक कोई किंग है तो फिर उसका बेटा जो राजकुमार बनेगा उसके बाद आगे चल के किंग बनेगा, तो उनकी भी जो कंडीशन है लीगल वाली वो अकॉर्डिंगली डिफाइन हो जाती हैं और ये चेंज नहीं होती, ये स्टैटिक रहती हैं। इसीलिए इसको इन्होंने बोला है स्टेटस। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपकी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसमें आपके पहले 4 स्टेजेस तो रहते ही हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। कैसे? लीगल फिक्शन के थ्रू, इक्विटी के थ्रू और लेजिस्लेशन के थ्रू, ये 3 मेथड्स ये लोग यूज़ करते हैं और कंटिन्यूसली इनका स्टेटस चेंज होता रहता है। मतलब आप इवॉल्व कर सकते हो टाइम के साथ में, आपको स्टैग्नेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली सर हेनरी मेन ये कहना चाहते हैं कि जो आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं वो एक स्टैटिक सोसाइटी में तो आपके स्टेटस के बेसिस पे प्री डिफाइंड होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा कर नहीं सकते। जो भी आपकी फैमिली के ओल्डेस्ट मेल का स्टेटस है मोर और लेस आपका भी सेम रहने वाला है। लेकिन एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है अपनी फ्री नेगोशिएशन की बेसिस पे, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करते हो? मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप किसी भी टर्म या कंडीशन से डिसएग्री करते हो तो फिर आप उसे ओमिट करवा दो, कटवा दो, कैंसिल करवा दो। एंड जब वो हट जाए, कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से एकदम रीफ्रेम हो जाए, दोनों सारी पार्टीज अग्री करें तो आप साइन कर दो उसे, है ना? ऐसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में भी होता है। आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपको नेगोशिएशन की बेसिस पे मिल सकते हैं, आप नेगोशिएट करो उसके लिए। हेनरी मेन का ये कहना है कि एक बहुत ही फेमस सेइंग है इनकी कि मूवमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज़ हिट हर टू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली अगर एक स्टैटिक सोसाइटी है तो वो आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन स्टेटस के बेसिस पे दे रही है। अब अगर इसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ट्रांजिशन करना है तो स्टैटिक जो इसका स्टेटस वाला सीन है इसे इसे कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लाना होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मुबारक हो, आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन गए। तो यहाँ पे कंक्लूड होता है आपका हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस।